तकरीबन 15 साल पहले चित्रकूट गया था मैं। घनश्याम नाम का एक डाकू था, उसके एनकाउंटर को देखने के लिए, जो 53 घंटे तक लगातार चला था। उस पूरे दौरान देखा कि बहुत विद्रूप नागरिक जीवन जी रहे हैं वहाँ के लोग। जो इंडिया मार्क II हैंडपंप लगा था, उससे गंदा पानी बदबूदार आ रहा था। उसी इलाके में ही, बल्कि आसपास के ज़िलों में, एक महिला आम आदमी के लिए काम कर रही थी। ददुआ का आतंक था, जैसे घनश्याम डाकू का था। लेकिन इस पूरे दौरान ददुआ की हिम्मत नहीं पड़ी इस महिला से भिड़ने की, बल्कि जबकि कोई बात करता था तो ददुआ के लोग कहते थे भाई उनके मुंह मत लगो, ये बहुत झंझटी लोग हैं, इनसे नहीं बात करना। उस महिला का नाम है माधवी कुकरेजा। कुकरेजा सामान्य तौर पर इस समय शिल्प का काम कर रही हैं, खाना पीने के काम कर रही हैं। सनत कदा नाम रखा है। सनत कदा का मतलब हुआ शिल्प का अड्डा। मूलतः खत्री हैं, हूण कह सकते हैं आप। अपने आप को क्षत्रिय वंश से मानते हैं, राम से जोड़ते हैं। लेकिन सीता के रूप में ये अपने आप को स्थापित नहीं कर पाई, बावजूद इसके कि उन्होंने सैकड़ों महिलाओं के लिए और युवतियों के लिए जो हालातों से त्रस्त थे, उनके साथ बाकायदा कदम ताल की है। माधवी जी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि पूरा मामला है क्या उनका, राम से अलगाव होना या उसकी सत्ता को खारिज करना और एक नए तरीके से सीताओं के साथ काम करना, ये कैसा लगता है माधवी जी आपको? खैर, हम किसी की सत्ता, और वो भी आज के ज़माने में कहें कि राम जी की सत्ता खारिज करने के लिए तो शायद नहीं हमने कभी सोचा था। मगर हाँ, पितृसत्ता जो है हमारे देश की, उसके ऊपर हमको लगा कि गांव-गांव में एक गांव-गांव में पितृसत्ता स्थापित है, और गांव-गांव में औरतें अपने मतलब चाहे वो जो सशक्तिकरण का पूरा दौर शुरू हुआ है आई थिंक 90 से बातचीत इस देश में, मगर लोग कहते थे, बहुत सारी चीज़ें कहते थे कि ये विदेश से आया है, महिलाओं का सशक्तिकरण, नारीवाद जो है जिसको मैं मानती हूँ वो भी विदेश से आया है। पर मुझे नहीं लगा। मैं ज़रूर शहरों में पली हूँ, पर मैं गई चित्रकूट और बांदा और रही वहाँ, और मुझे लगा कि हर घर में वो पितृसत्ता अभी भी कायम है, और आज भी मैं कहूँगी 30 साल बाद वो कायम है। और बहुत सारी महिला हिंसा जिसमें महिलाएं मानती ही थी, मतलब मुझे याद है 99 की बात है, 100 महिलाओं की डेथ एक साल में हुई थी चित्रकूट के गांव में, जो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में हुई थी, आत्महत्या या मारी डाली थी। उसके बाद ये तो एक तरफ की बात है। दूसरी तरफ की बात है कि चाहे वो न्यूयॉर्क में हो, चाहे कलकत्ते में हो, चाहे लखनऊ में हो, चाहे दिल्ली में हो, और चाहे करवी और बांदा के गांव में हो, महिलाएं कभी भी उस तरह के काम में नहीं रहती हैं जैसे मैकेनिकी के काम में। और आपने हैंडपम्प की बात की थी, तो ये इसी से हमने एक शुरुआत की थी कि महिला कैसे हैंडपम्प मैकेनिक बने, क्यों बने। लेकिन इसके पहले एक सवाल मेरा है। हाँ। एक तरफ आप राम को प्रतिष्ठापित करना चाहते हैं, जबकि राम पितृसत्ता का सबसे बड़ा प्रतीक है, और महिला को पहले के लिए अग्नि की परीक्षा लेते हैं, उसके बाद फिर उनको छोड़ भी देते हैं। तो ये इससे दोनों वैचारिक द्वंद्व नहीं है आपके बीच? नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं ना राम को स्थापित कर रही हूँ, ना मैं ज़रूर आपकी जो सोच है और जो आपने विश्लेषण किया है सीता की कहानी की, मैं उसको ज़रूर मानती हूँ कि सीता बहुत हिम्मती थी, वो अकेले रही, अपने 2 बच्चों को उन्होंने पाला, लव और कुश को। तो आई थिंक इस पे हम लोग जा सकते हैं, मगर मैं तो आज के हम औरतों की बात करना चाहूँगी। हाँ, लेकिन प्रतीक हमारे अतीक में भी हैं, लेकिन बहरहाल हम उसको छोड़ देते हैं। हाँ, आप उन सीताओं, मुझे वो ज़रूर है, और क्योंकि उन प्रतीक के साथ हम लोग
हम लोग जीते हैं और उन प्रतीक के साथ हम लोग बार बार और शायद इसीलिए वो चीज़ बनी रहती है क्योंकि वो प्रतीक हमारे सामने है। पर मैंने शायद उन प्रतीक को कभी बड़ा नहीं माना, मतलब मैंने उनको अपने काम में इस्तेमाल नहीं किया और मुझे लगा कि लोगों को ऑलवेज आज की तारीख में अपनी ज़िंदगी को, औरतों को नेतृत्व में आना चाहिए। अपनी ज़िंदगी को हाथ में ले सकती हैं औरतें, चाहे वो करवी और बांदा के गांव की औरतें हैं और चाहे शहर की औरतें हैं। औरतों को अपनी मतलब एक समानता की उनकी लड़ाई क्या, एक संघर्ष है उनका समानता का, जिससे वो बिना हिंसा के रहें। आपने वारांगना नाम दिया, वीरांगना क्यों नहीं लिया? क्योंकि प्रकृति के साथ जोड़ के करना जी, क्योंकि वो औरतें जो हम लोग काम करते थे उन जंगल से सब कुछ उन औरतों का था। जंगल से उनका जीवन यापन था, जंगल से वो औरतें जीती थी, जंगल से वो अपना चाहे वो महुआ हो, तेंदुपत्ता हो, चाहे वो बेर हो, चाहे वो उन लकड़ी हो, उनका आंवला हो, ये सब उनका जीवन यापन बहुत जुड़ा हुआ था और जड़ी बूटियों से उनका इलाज वो करती थी एक दूसरे का घरों में। तो उन्होंने एक आंगन उस जंगल के बीच में बनाया था जी। और उस इलाके में बहुत सारी औरतें केवल महिला ही क्यों है आपके केंद्र में? क्योंकि मुझे लगता है कि महिला को पहले हम मजबूत बनाएं और महिला भी इस पितृसत्ता का हिस्सा है और महिला भी को ज़रूरत है समझने के लिए। पहले कोई आपको सपोर्ट नहीं कर सकता, आप खुद अपने आप को एक ताकत अंदर से लाके अपने आप को एक नया सफ़र बना। तो मुझे लगता था कि जब तक महिला उस चीज़ को नहीं समझेगी सशक्तिकरण क्या है, क्यों ज़रूरत है उसकी ज़िंदगी में, क्योंकि जो उसको मिला था कि मेरे को तो कोई घर नहीं है, ना ससुराल ना मायका, मुझे तो शिक्षा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर भी काम करूं तब भी मैं अंदर काम करूं, ये सारी चीज़ें जब तक उसके दिमाग में नहीं टूटेंगे वो मजबूत नहीं करेंगे। हालांकि चरण अलग है, शोषण करना और उसके बाद शुरू हो जाता है यौन शोषण करना। स्त्री के साथ अगर देखा जाए तो पहले तो दोयन स्तर पे खड़ा कर देना, उसके बाद उसको यौन शोषण करना शारीरिक तौर पर। प्रायोरिटी आपकी क्या है देव बचाना? मेरी दोनों है। दोनों है, मुझे लगता है दोनों जरूरी है। सबसे ज्यादा काम आपने किस पर किया? हमारा बहुत सारा काम आज की तारीख में वनांगना का एक लोकल लीडरशिप है, वो काम चित्रकूट और बांदा में कर रहे हैं। वो लोग हिंसा पे भी काम करते हैं, घरेलू हिंसा पे भी, सिर्फ यौन शोषण पे नहीं, और घरेलू हिंसा उनका बहुत, और वो औरतों की लीडरशिप बढ़ाना, उनको चाहे वो मतलब शिक्षा में, स्कूल्स में कमेटियों में आना, चाहे वो एक तालाब बनाना, औरतें ने खुद एक तालाब बनाया, चाहे हैंडपम्प मैकेनिक बनना, चाहे अपनी रसोई चलाना, ये सारे काम भी औरतों ने किए थे। और मुझे लगता है दोनों साथ साथ चलनी पड़ेगी, क्योंकि आपका एक अच्छी टोपी है जो विकास की तरफ आपको ले जाता है, और एक बुरी टोपी तो हिंसा के खिलाफ है, इसलिए उसको बुरी टोपी बनाई क्योंकि वो किसी चीज़ के खिलाफ है। तो दोनों बहुत ज़रूरी है। माधवी जी, आपने वनांगना शुरू किया, उसके उनको देख करके रेड ब्रिगेड वहाँ शुरू हुई थी या उसके पहले एक्सिस्ट कर रही थी? नहीं, रेड ब्रिगेड तो बहुत बाद में है, यहाँ लखनऊ में है। मूल्यांकन अगर करें तो उस पूरे क्षेत्र के महिलाओं के उत्थान में ब्रिगेड की या वनांगना के रेड ब्रिगेड तो उस इलाके में नहीं है, तो लखनऊ में है। नहीं, वहाँ पर गुलाबी गैंग, उसको भी रेड करते हैं। नहीं, गुलाबी गैंग। तो जो गुलाबी गैंग है उनका, वो सनतकदा और उसके बीच में एक सेतु के तौर पे काम करता है या अलग अलग? नहीं, बहुत अलग तरीका है। वनांगना कभी हिंसा को नहीं इस्तेमाल करता, हिंसा के खिलाफ काम करता है। लेकिन आपसे डरते हैं लोग? नहीं, हमसे नहीं, मुझे नहीं लगता। अच्छा। मुझे लगता है कि बल्कि आपने कहा तो चाहे वो बदमाश थे जो जंगल में रहते थे, वो लोग भी पानी पीते, तो जब हैंडपम्प बनते थे तो ज़रूर उनको भी पानी मिलता था,
और मुझे लगता है पानी देना मतलब सबके लिए वो कार्य है। तो वो मुझे तो नहीं लगता कि कोई हमसे डरता है। हम ज़रूर बात करते हैं और गलत के खिलाफ बात करते हैं, पर हिंसा हम अपने हाथ में कभी नहीं लेते। और ये हमारा एक बहुत मूल सिद्धांत है कि हम हिंसा कभी नहीं, हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं। आपने कहा पितृसत्ता जो विवाह को और मजबूत करेगी, उसके क्रूरता को और स्त्रियों के खिलाफ, उसका दर्शन अचानक कैसे आपको समझ में आया? हाँ। नहीं, मुझे लगता है बचपन से ही मैं काफ़ी संवेदनशील थी इसके प्रति कि लड़कियां पीछे रह जाती हैं। तो मैं आसपास देखती थी, समझती थी। कलकत्ते में पली बड़ी थी। अब मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत मौके दिए, मगर वो भी रात को भाई को थोड़ा ज़्यादा देर तक बाहर रहने देते थे और मुझे जल्दी आ जाना पड़ता था। उनका डर था बाहर की दुनिया से शायद। तो लड़कियों को ऑलवेज एक दूसरा दर्जा सब जगह मेरे आसपास था। और मुझे लगा, मैं ज़रूर शहर में पली बड़ी थी और मुझे लगा कि मैं गांव में भी देखना चाह रही हूँ कि ये कैसे ये पूरी पितृसत्ता और ये गांव की दुनिया में भी कैसे निकल। बाप को संभाला जा सकता है, समझाया जा सकता है, ये पति को बेहतर जरूर। और बाप और भाई भी इस पितृसत्ता की लड़ाई में हमारा साथ देते हैं। मतलब क्योंकि बाप और भाई भी पितृसत्ता से फायदा नहीं उनको कुछ होता है। जब समान होंगे लड़का और लड़की, तब सबको फायदा होगा, लड़का को और लड़की को भी जी। तो मुझे तो नहीं लगता कि बाप और भाई हमारे खिलाफ है। आपने शादी नहीं की? हमने शादी नहीं की। क्यों? क्योंकि हमको लगा कि ये जो ये परिवार का इंस्टीट्यूशन है, वो मुझे लगता है कि आप एक वैकल्पिक खानदान बना सकते हैं। हाँ। मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने कम से कम 22 बच्चों को पाला है, बड़ा किया है। मेरे साथियों के कुछ बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे जो जिनके पास कोई नहीं था क्योंकि उन्होंने मे बी उनके घरों में हिंसा थी या जो भी है, तो मैंने उन बच्चों को पाला है। वही मेरी वैकल्पिक एक खानदान है। और बच्चा है आपका? लेकिन मेरा है या आपका खुद का है? अच्छा, तो ये तो नीना गुप्ता की तरीके से आपका जी, जीवन। जी। बिल्कुल इतना। ये बहुत अद्भुत प्रयोग भी हैं और समाज को बदलने के लिए बहुत अद्भुत है। और तरीके से समाज को कैसे बदला जा सकता है? मुझे लगता है कि आपके जीवन में इफ आप एक वैकल्पिक परिवार जो समानता के सिद्धांतों पे हो, इफ आप उसको लेके चलिए और समाज को दिखाइए। क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो इसीलिए मतलब शादी करते हैं या इस पूरे ढांचे में रहते हैं क्योंकि वो असुरक्षा महसूस करते हैं। तो उनको तो नहीं पता कि आगे क्योंकि उनके पास कोई है नहीं, उनके पास एक नेटवर्क नहीं है। लेकिन जो प्रयोग आप कर रहे हैं वो तो बुद्ध के बाद का जो वज्रयान है, ये अजीब सी स्थिति खड़ा कर देगी। वैराग्य के तौर पे ले आएगी या अनाचार के तौर पे लेके जाएगी। स्त्री फिर अकेली पड़ जाएगी, हो जाएगी। ये कैसा होता है आपको, महसूस होता है आपको? नहीं, कोई अकेला नहीं पड़ा जाएगा। क्यों? मेरे बहुत लड़के भी हैं मेरी जिंदगी में, जो बच्चे हैं मेरे। लेकिन जो जैविक जो जरूरत है शारीरिक तौर पे है, एक इंसान के तौर पर, समाज के तौर पर, जी, तो वो महिला उससे महरूम हो जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं है। मैं नहीं कह रही। रिश्ते हो सकते हैं, आप रिश्ते बनाते हो, आप उसके बाद बच्चे भी पैदा हो सकते हैं। इसमें कोई ये चीज़ नहीं है। मगर आप ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे परिवार में रहें जहाँ असमानता हो। चित्रकूट से छोड़ करके सनत गदा ले आना का मकसद क्या था? मुझे लगा कि वहाँ के जो हमारी लोकल लीडरशिप है, जो महिलाएं हैं जिन्होंने मेरे साथ निकल के काम किया था जी। मुझे लगता है वो बेहतर रोल मॉडल होंगी उस इलाके के लिए। और वो बेहतर, और मुझे लगता है लीडरशिप में आपको हटना चाहिए और आगे लोगों को उसको ले जाना चाहिए। इफ आप ही एक जगह बैठे रहें तो फिर लीडरशिप कैसे बनेगा अगली पीढ़ी का? और मुझे लगता है कि उस इलाके में एक तरह से मैं, क्योंकि मुझे जिस तरह की शिक्षा मिली, मुझे जिस तरह की
मौके मिले, मैं डेफिनेटली ये था कि मैं अलग थी, क्योंकि मुझे मौके मिले थे। मैं मतलब चाहे पढ़ाई के, चाहे मेरे वर्ग के कारण, जो वहाँ की औरतों को नहीं मिले थे। तो जो औरतें वहाँ से निकल के वो नेतृत्व में आई और वो रोल मॉडल बनी, तो मैं तो एक चेंज एजेंट जैसी हूँ। मेरा काम तो थोड़े दिन के लिए है, मेरा काम तो और लोगों को निकाल के उस जगह पे रखना है और फिर हट जाना है, जिससे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरा अंत है लीडरशिप, कि मैं बैठी रहूं और मैं ही हेड रहूं ऑल द टाइम। मेरा जॉब है थोड़े दिन के लिए लोगों को मेंटर करके उस जगह पे लाना और फिर हट जाना। तो नई पीढ़ी तभी आएगी, नई जान तभी आएगी, नई ऊर्जा तभी आएगी, और वो एक्चुअली रोल मॉडल्स उस इलाके के लिए बनेंगे। यहाँ भी मैंने सनत कदा एक म्यूजियम, अब लखनऊ बायोस्कोप हमने खड़ा किया है। मैं सोचती हूँ कि थोड़े दिन बाद, क्योंकि मैं तो खत्म हो जाऊंगी, हम लोग सबके पास एक सीमित जिंदगी है। मगर नहीं, आपने एक काम और आपने एक अगली काम बहुत अच्छा भी किया है। मगर बेगम अख्तर के लिए मज़ार आपने बनवाई है, बहुत अच्छा है। हालांकि कुछ लोग आपके विरोधी आपका विरोध भी कर रहे हैं उसमें, और क्रेडिट नहीं देना चाहिए। कैसा लगता है आपको? क्यों, मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मुझे उसके लिए तारीफ चाहिए। बस बेगम अख्तर के लिए इस शहर में एक जगह है, और जब लोग आते हैं इस शहर में बेगम अख्तर को खोजने के लिए, ये शहर बेगम अख्तर के लिए जाना जाता है, उनकी गज़लों के लिए, उनकी शायरी के लिए, उन्होंने गज़ल लेकिन में कभी बांध के गाया था। कभी उनसे मिली नहीं है आप, क्योंकि 74 में उनकी कभी मृत्यु हो नहीं, गई थी। कभी नहीं। कभी नहीं, बल्कि उनके काम से लेकर के आप, जी, ये आपके संस्कृत का हिस्सा है या उनके निजी अभिरुचि का मसला है? हाँ, मुझे लगता है, मुझे एक एज अ, मैं उनको एक फेमिनिस्ट मानती हूँ। मुझे लगा वो पहली औरत थी जिन्होंने जाके युद्ध के तौर स्टेज पे में गाया, हाँ जी। जिन्होंने इतने लोगों के दिल छुए, जिन्होंने इस शहर को मतलब एक तरह से फेमस भी किया, इस यहाँ की तहजीब को। तो बहुत बहादुर औरत थी उन दिनों में, जहाँ औरतें स्टेज पे और ना फिल्म में भी बहुत इक्का दुक्का। एक जानकारी और दीजिए हमको, जो कॉन्वेंट की गर्ल्स स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल, उसमें लड़कियां जो निकलती हैं, ख़ासतौर से इंटर या उसके बाद के बीए तक जाती हैं, आपने तो लरोटो से किया है, वो आँख मिला करके पुरुषों से बातचीत नहीं करती हैं, उनको एक ख़ास तौर से ट्रेनिंग शायद दी जाती है। ना, मुझे तो कोई ट्रेनिंग, बल्कि मेरे स्कूल्स ने मुझे बहुत मौका दिया। और शायद मैं मतलब मैं तो स्कूल में कैप्टन भी थी, गुड कॉन्डक्ट मेडल भी मिला, और मैंने स्कूल में नाटक किया, बास्केटबॉल खेला, कैप्टन थी, मतलब डिबेटिंग की। लेकिन वहाँ पर ये जो ना, हम लोग को तो फेमिनिज्म पर ज़्यादा उनको ध्यान दिया जाता है। एकदम नहीं, क्योंकि जो मौके मिलते हैं बस लड़कियों को, बल्कि हमने खुद स्कूलों में विरोध किया बहुत चीज़ों के लिए। कोई फेमिनिज्म में कोई नहीं सिखाता है, आप फेमिनिज्म खुद सीखते हैं। लेकिन वो लड़कियां निकलती हैं, ज्यादातर शादी करती हैं, जन आंदोलन पे नहीं आती। तो पूरी दुनिया की वो हाल है, पूरी दुनिया का वो हाल है। किसी भी स्कूल से, कोई भी, क्या सरकारी स्कूल की लड़कियां जन आंदोलन में आती हैं, क्या प्राइवेट स्कूल? वो तो व्यक्ति होते हैं जो निकल के माहौल से। बट मुझे तो लगता है मेरे स्कूलों ने मुझे बहुत मौके दिए इस तरह के व्यक्ति बनने के लिए, बहुत कॉन्फिडेंस दिया, बहुत लीडरशिप सिखाया, क्योंकि लीडरशिप के बहुत मौके दिए। प्रयोग के भी मौके दिए। प्रयोग तो मतलब वही कि आप कैप्टन हो क्लास अपने स्कूल में, तो आपको आता है लीडरशिप करना ना। नहीं, जिंदगी के तो वो फिर आगे स्कूल में तो इंसान शेल्टर्ड होता है, कहाँ आप प्रयोग का क्या मौका मिलेगा स्कूल में। लेकिन आपने तो प्रयोग किया, आप म्यूजियम बना दिया, आपने दुकान भी बहुत अच्छी खोली, अपने आइडियाज थे, एक होटल भी शुरू किया आपने। हाँ जी। किस नाम से? ये नियमत खाना है। अच्छा। प्रयोग कौन सा बेहतर है, वनांगना का ये है, सनत कदा का, या उस रेस्टोरेंट का? हमारे म्यूजियम का भी प्रयोग मुझे लगता है सबसे एक्साइटिंग है, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन उसी से मिल रहा है अभी, क्योंकि नया है। और शायद कहीं भी किसी शहर में शहर का एक म्यूजियम, और लखनऊ की तहजीब इतनी खूबसूरत है, और लखनऊ को लेकर के। जी, अवध को लेके, लखनऊ को लेके, तो वो तो अभी उसको इकट्ठा करना, उसको डॉक्यूमेंटेशन को करना, अभी तो फिलहाल वो ज़्यादा एक्साइटिंग की
और मुझे नहीं लगता जब मैं स्कूल में थी मैंने सोचा था मैं आज की तारीख में यहाँ आऊँगी। वो तो एक सफ़र था और मैं आती गई। लखनऊ की जो पहचान है, शाम अवध है, जो अय्याशी के तौर पे भी है, भोजन के ऐश्वर्य के तौर पर भी है। अगर आप क्यों हर चीज़ में उस तरफ जा रहे हैं? अच्छा। मुझे लगता है कि लखनऊ की शाम में बहुत सारी पोइट्री थी, बहुत सारी संगीत था, बहुत सारा। और इफ आपको लगता है लेकिन वो आम आदमी के लिए नहीं था। शायरी क्यों, लखनऊ की तहजीब में तो उनकी यहाँ की आम आदमी की बोलचाल की भाषा थी। पहले आप, ये भी तहजीब का हिस्सा है। कल्चर एक इंसान को बेहतर बनाता है। इफ मुंशी प्रेमचंद नहीं थे तो आपको कहानियाँ ना मिलती। इफ आपको बेगम अख्तर नहीं थी आपको गज़ल नहीं मिलता। हमारा फेस्टिवल है जो हर साल होता है, उसमें आम आदमी आके हर चीज़, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो गाना हो, चाहे लिटरेरी सेशंस हो, वो सब आके उसका लुत्फ़ उठाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा, ज़रूर नवाब पेट्रन थे, उन्होंने राजा चाहे तालुकदार जो थे वो सब पेट्रन थे। इनके पास पैसा था, वो सपोर्ट करते थे कल्चर को। पेट्रनेज की ज़रूरत होती है क्योंकि कोई पे नहीं करता है कल्चर। पर आम आदमी में भी कम आम आदमी, ज़्यादा फिल्म हिंदी फिल्म देखेंगे जिसमें मारधाड़ होगी और ये वो, मगर आम आदमी भी बहुत, आई थिंक उनको मौका मिलता है, उनके सामने आता है। तो आम आदमी क्यों, आम आदमी गांव में लोग गीत नहीं गाते, उनके मतलब लोगों के घरों में त्योहारी खाना नहीं बनता है जो विशिष्ट होता है। मतलब ऐसे नहीं है कि कल्चर सिर्फ हाई कल्चर होता है। मतलब शास्त्रीय ही नहीं, लोग संस्कृत भी है। जी, और वो दोनों मिलजुल के चलते हैं। आप कलकत्ता तो सब लोग, हाँ, शास्त्रीय संगीत का पहले तो आधे लोगों, आप कलकत्ते में देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने जो गाने गाए थे और सब कुछ, वो हर आम आदमी, हर बच्ची और बच्चा कलकत्ते में गाना सीखता है, नाच सीखता है, क्योंकि वो उनके कल्चर का हिस्सा बन गया था। लेकिन जहाँ बंगाल में और कलकत्ता में आप रही हैं, वो तो संगीत और साहित्य का केंद्र है, राजधानी है भारत की। वहाँ छोड़ करके लखनऊ आना कैसा लगता है? मुझे लखनऊ पसंद आया, कलकत्ता भी बहुत पसंद। कैसे आ गए लखनऊ? लखनऊ हमने चूज़ किया, हम चित्रकूट बांदा में थे, उसके बाद 2004 में हम 2004 में आए। ये पहली बार आए थे? और नहीं, हम आते रहते थे, और पहली बार हम आके यहाँ अभी पहली बार रहने के लिए आए, पर हम आते जाते थे क्योंकि चित्रकूट से तो हम आते ही थे। जीवन में आपके अनुशासन क्या क्या मायना रखता है? मुझे लगता है अनुशासन, मेरा काम मेरा अनुशासन है। हाँ, लेकिन आपके बारे में कहा जाता है कि कभी भी आप समय से नहीं पहुंचती हैं। अच्छा, ये किसने, आप इसलिए ये तो मैं अपने अनुभव में भी कह रहा हूँ। तो ये मैं बोलती हूँ कि ये गलत बात है, और ये मेरी कमजोरी है, और मुझे लगता है अनुशासन बहुत जरूरी है। लेकिन मानेंगे नहीं आप। हाँ, दूसरी बात ये, दूसरी बात, हर इंसान की होती है। इतना मृदु होने के बावजूद आप खाने पर नियंत्रण नहीं रखते। हाँ। क्यों? अब कुछ कमजोरियां हैं अपनी। तो ये हैं माधवी कुकरेजा जी। अगली बार फिर दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किसी दूसरे लोगों के साथ पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलत रेडियो कुमार सर को इजाजत दीजिए। शुक्रिया।